हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर निहारिका चौधरी है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। अच्छा मैम, कब से आप प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे? मैम प्रैक्टिस करते तो मुझे अराउंड 5 इयर्स हो रहे हैं। अच्छा, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? जैसे फीमेल पेशेंट तो आपके हाँ पास हाँ। ज़्यादा आते होंगे। फीमेल्स पेशेंट्स भी आते हैं और बच्चे ज़्यादा आते हैं मेरे बच्चे। पास इस टाइम। फीमेल्स में भी अभी ज़्यादातर मेरे को फाइब्रोएडेनोमा के केसेस मिलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड केसेस अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और फीमेल कंप्लेंट्स में जैसे यूट्रस फाइब्रॉइड ये सब के पेशेंट्स मेरे पास अभी ज़्यादा हैं। बच्चों में थोड़ा सा सेरिब्रल पैल्सी वाले हो गए हैं, ये स्पीच प्रॉब्लम है किसी में, और बच्चों में जनरल केसेस है, टीथिंग वगैरह के केसेस है, ये सब केसेस मेरे पास अभी इस समय ज़्यादा आ रहे हैं। मैम ब्रेस्ट अगर सिस्ट करके लड़कियाँ आती हैं, महिलाएं आती हैं, हर उम्र के लोग आते जी होंगे, जी जी। तो उसमें आप किस तरह से समझाते हैं या कैसा ट्रीटमेंट देते हैं? ब्रेस्ट पहले तो ब्रेस्ट अगर की उसमें लंप की बात करें, हम सिस्ट की बात करें तो उसको इस बीमारी को हम फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं। जी। ठीक है। और इसमें पहले तो इसमें मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट देती हूँ, लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट देने से पहले यह है कि पेशेंट को आप समझाइए उसकी प्रॉब्लम के बारे में। तो मैं पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसकी कंप्लेंट के बारे में अवेयर करती हूँ जी। फर्स्ट। और फर्स्ट टाइम मेरा ट्रीटमेंट होता है, मैं लाइफ स्टाइल को ठीक करती हूँ, देन उसके बाद मैं फिर ट्रीटमेंट देती हूँ। फर्स्ट होता है कि काउंसलिंग, मैं फर्स्ट काउंसलिंग करती हूँ पेशेंट्स को, बिकॉज लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आजकल। कोई भी बीमारी ऐसे ही नहीं आ जाती है, लाइफ स्टाइल सब डिस्टर्ब हो रखा है, इसलिए बीमारियाँ ऐसी ऐसी आ रही हैं बच्चों को। और सबसे बड़ी बात कि फाइब्रोएडेनोमा में जनरली होता है, एज ग्रुप होता है 15 to 35, लेकिन और ये हमें उसके अबव भी मिलता है और 15 to 35 के एज ग्रुप में भी मिल रहा है। तो इसमें पहले क्यों हो रहा है, 15 to 35 वाला एज ग्रुप होता है, ये जनरली हार्मोनल होता है। इसके बियॉन्ड अगर होता है 35 के बाद जा रहा है तो वो भी होता है, तो हमें मतलब देखना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। बाकी अगर 15 से 35 के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फाइब्रोएडेनोमा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉन कैंसरस होता है। लंप है तो लंप को सोच के हम पहले ही घबरा जाते हैं कि ये लंप है, तो इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसरस उसमें रहता है। तो उसकी वजह से हमें लड़कियां बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन इन सब चीज़ में जाने लगते हैं कि ये चीज़ आ गया, और जल्दी बच्चे शेयर नहीं करते हैं किसी से, जी जी। पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं। जी बट इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। जी। मैं बच्चों को और बड़ों को सभी को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये एक नॉन कैंसरस बीमारी है और बहुत ईजिली बहुत आराम से ठीक हो जाती है। और होम्योपैथी में उसका बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, बहुत आराम से 6 to 8 मंथ के अंदर अंदर इसको लंप को गला दिया जाता है, वो गल जाता है 6 से 8 महीने 6 से 8 महीने में बहुत आराम से गल जाता है। अगर साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो टाइम लगता है, और तो तब उस समय हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि इतना बड़ा साइज क्यों हो रहा है। बाकी 5 सेंटीमीटर से अगर थोड़ा कम है, ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली नहीं होती। कई बार ये साइक्लिकल भी होती है, हार्मोनल्स की वजह से होती है, हार्मोन्स थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होते हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बच्चों में तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि लाइफस्टाइल इशू कितना ज़्यादा हो गया है, और वही लाइफस्टाइल के इशू की वजह से स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ों, पूरा डाइट पैटर्न सब गड़बड़ हो रखा है। इसीलिए आजकल समय से पहले सारी ये सब बच्चों को प्रॉब्लम आने लग गई है। तो मैम आजकल लोग घबराते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों। वैसे तो ये जो चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, जो ब्रेस्ट की लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, बड़ों की प्रॉब्लम होती है, तो ये हर उम्र में होती है मेरी समझ से। इसमें सबसे ज़्यादा केस आपके पास कैसे आते हैं? किस उम्र के लोग आते हैं? मेरे पास मैं आपको बताऊँ, बच्चों में भी 15 से 35 के एज ग्रुप में भी आए हैं, 35 के अबव भी आए हैं केसेस। दोनों टाइप के केसेस मेरे पास आ चुके हैं। ज़्यादातर बच्चों के आए हैं। मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता सकती कि बच्चों के इतने हैं, मैं बोलूँगी 50-50 का रेशियो है। जी जी। 40 के अबव वाली लेडीज़ भी मेरे पास आई हैं, वो भी ब्रेस्ट लंप के साथ, और बच्चे भी आए हैं। लेकिन 40 के अबव जब होता है तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्री कैंसरस कंडीशन हो जाती है, और इससे पहले का अगर है तो वो कोई डरने वाली बात नहीं होती है, वो नॉन कैंसरस होता है, पेनलेस होता है, ये तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा मैम, कुछ ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे जो बताते होंगे बहुत ही पेन हो रहा है यहाँ पर छूने पर, या तो कभी वो नहाते हैं
या कपड़ों से रगड़ खाते हैं, तो ऐसे में उनको पेन होता है। तो ऐसे में ये हमारा होम्योपैथ क्या कहता है कि ये दर्द युक्त जो होते हैं सिस्ट ब्रेस्ट के, तो वो नॉन कैंसरस रहेंगे या मे बी कैंसरस भी हो सकते हैं? देखिए, अगर नॉन कैंसरस है तो वो डेफिनेटली वो पेनलेस होगा। पेनलेस होगा। हाँ, और अगर पेन आता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है, हल्का पेन है अगर, तो वो कभी कभी स्किन में खिंचाव आने की वजह से हो जाता है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हल्का सा पेन आ सकता है, तो उसको उसमें उतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद आ रहा है और ज़्यादा पेन आ रहा है कि थोड़ा सा भी उससे टच होने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर हमें देखना पड़ता है। तो फिर हम मैमोग्राफी स्कैनिंग वगैरह करवाते हैं। मैमोग्राफी से हमें इस चीज़ को पता लगाना पड़ता है कि हाँ, ये कैंसरस तो नहीं जा रहा है या प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं बना रहा है, तो ये रिस्क फैक्टर हमें देखना पड़ता है उस समय। अच्छा, प्यूबर्टी टाइम में भी तो ऐसे दर्द इस तरह के केस होते रहते हैं। हाँ। और फिर जब डिसबैलेंस हार्मोन्स होते हैं या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले बहुत सारी लड़कियां इस तरह कंप्लेन करती हैं, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? उसमें भी आपको उसमें अगर पेन आ रहा है, बहुत हल्का पेन है होता है, वो कभी कभी हार्मोनल हो जाता है, उसमें लंप बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा, और अगर लंप के साथ पेन है तो फिर तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिना कंसल्ट किए आपको कोई भी मेडिकेशन नहीं करना है, और कंसल्ट करना उस टाइम ज़रूरी हो जाता है। बट अगर कोई लंप नहीं है और पेन स्लाइट पेन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा हार्मोनल होता है ड्यूरिंग साइकिल तो है। और अदरवाइज अगर साइकिल नहीं चल रही है और उस टाइम उनको पेन हो रहा है, तो फिर तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैम, इस तरह के जो हार्मोन डिसऑर्डर है उसमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं कहीं इन्वॉल्व होता है। वो या तो अधिक हो सकता है या टाइम से पहले बाद में हो सकता है। लेकिन इस पे जो भी आप बता रही हैं कि जो ब्रेस्ट का लंप होता है या तो जो सिस्ट होती है, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता? उस पे नहीं, मेंस्ट्रुअल देखिए जो हार्मोन्स है हमारे, वो अगर वहाँ पे आपके हार्मोन्स है, अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसका दोनों जगह इफेक्ट आएगा। डिस्टर्ब हो रहा है तो एज जरूरी तो ये चीज़ होगी कि आपके वहाँ पे भी आपको इफेक्ट दिखेगा, और आपके ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंप्लेंट्स, ये सब आपस में सबका एक लिंक है। बिना लिंक का कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे पेन प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका कंडीशन बना सकते हैं लंप का, बट जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रहा है तो लंप बने ही। हाँ, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं उससे लिंक होता है। हाँ मैम, इसमें ट्रीटमेंट के रूप में आप क्या देते हैं? और अभी आपने जैसा कि बताया कि आप 6 से 8 महीने में ठीक कर लेते हैं ऐसे केसेस के, अगर 5 सेंटीमीटर के नीचे हो या इतना हो। हाँ। लेकिन एक अमूमन जो केस आते हैं आपके पास, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरी दवा ले लेते होंगे, कुछ तो ऐसे होते होंगे जो अधूरे दवा लेते हैं। हाँ, कुछ तो ब्रेक भी कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, हो जाते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पेशेंट के अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं रहता है, और आप कोई भी बीमारी, आपकी ये बीमारी एक दिन में नहीं आई होती है। मैं पेशेंट से ये कहना चाहूँगी कि ये बीमारी आपकी एक दिन में नहीं आई है। जब ये बीमारी बनने में इतना टाइम लगा, तो आप अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को इतना टाइम दीजिए कि वो आपको ठीक कर सके। केस को हर बार डॉक्टर चेंज कर करके केस को हर बार शुरू कराने से अच्छा है एक डॉक्टर के साथ बन के, आप भले उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, 7 मंथ्स लग रहे हैं, 8 मंथ्स लग रहे हैं, आप एक जगह कंसिस्टेंट होके उसी सेम डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराइए, तभी वो आप प्रॉब्लम का एंड होगा। अदरवाइज आप जब भी बार बार डॉक्टर चेंज करेंगे, वो हर डॉक्टर अपने नए सिरे से इलाज शुरू करेगा, वो शुरू ही होगा, एंड नहीं हो पाएगा। तो मैं पेशेंट से ही कहना चाहूँगी कि आप एंड करने का मौका दें, तो वो टाइम से ठीक हो जाएगा। और जितने आप डॉक्टर्स चेंज करेंगे, जितना लंबा गैप लेंगे, वो चीज़ बढ़ती जाती है, ठीक नहीं होती है। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट एक जगह होके एक डॉक्टर को टाइम दीजिए और वो ठीक हो जाएगा। मैम, होम्योपैथ में आप कितने % कह सकते हैं कि इस तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं? देखिए, अगर नॉन कैंसरस कंडीशन है, बेनाइन ट्यूमर है, पेनलेस लंप है, तो वो उसके लिए मैं आपको 90% ले सकती हूँ कि गारंटी कि वो ठीक होता है। बट अगर
पेनफुल कंडीशन में आ रहा है, प्री कैंसरस कंडीशन कर रहा है, तो उसमें मैं थोड़ा सा 60-70 का रेशियो रखूँगी। मैं बिल्कुल 100% गारंटी नहीं दे सकती, बट इतना दे सकती हूँ कि आपको मैनेजमेंट दिया जा सकता है सर्जिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कैंसरस कंडीशन होती है, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट ही उसमें आता है। लेकिन कोशिश मेरी फिर भी यही रहती है कि मैं उसको गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि मैं पेशेंट को नॉन सर्जिकल से बचा के अपने लेवल से मैं ठीक कर सकूं। जी जी, कोशिश मेरी पूरी यही रहती है। अच्छी बात है। तो दोस्तों आप लोग ने देखा, मैं यहाँ पर हूँ, ये डॉक्टर निहारिका चौधरी जी हैं और ये जो क्लिनिक है वो न्यू लाइफ क्लिनिक है। यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखती हैं, मेल भी देखती हैं जो बच्चे होते हैं, फीमेल बड़े लोग भी होते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं। सबसे ज़्यादा मैडम ने एक बात बताई है कि जो आजकल ब्रेस्ट सिस्ट है, लंप है, जो आप कहते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में कुछ उभरा हुआ है, कुछ ऐसे देखने पर या छूने पर वो इधर उधर घूमता रहता है, मूव करता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक गोला टाइप का बन गया है। तो इस तरह की अगर कोई बीमारियां हैं तो आप होम्योपैथ में इलाज ले सकते हैं। एलोपैथ तो सर्जिकल कंडीशन में ज़्यादा बेटर है, लेकिन बात अगर हम करें तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इन सब चीज़ों का होम्योपैथ में है। और जैसा कि डॉक्टर निहारिका ने कहा है कि ये 6 से 8 महीने में ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है कि पेशेंट में धैर्य रखने की क्षमता नहीं होती है, वो बार बार डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। अगर ऐसा ना करें, एक जगह से वो ट्रीटमेंट ले, तो ऐसी बीमारियां बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। बात आती है कि कैंसर हो जा तो लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं लेट ना हो जाए, कैंसर हो जाए। ऐसे में आपके जिस डॉक्टर से आप कंसर्न कर रहे हैं, जैसा कि आप डॉक्टर निहारिका को अगर दिखाते हैं तो वो बता देंगे कि भाई आपको इलाज यहाँ पर पूरी तरह से मिल जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, या आपको सर्जिकल कंडीशन के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा थेरेपी है जो होम्योपैथ है, और बहुत ही अच्छा भी है क्योंकि इसमें कास्ट भी कम है। इसमें गोलियां भी बड़ी मीठी होती है मैम, बड़े आसानी से बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। और इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस मेडिसिन का, जो होम्योपैथ का, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ना ही आपकी किडनी डैमेज होगी, ना आपको किसी तरह की और भी रिएक्शन इससे होगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जो आपकी बीमारियां हैं सिर्फ वो ठीक हो रही हैं और आप स्वस्थ हो रहे हैं। हम कुछ और आज की जनरेशन में जैसे हमने देखा है कि जो अभी हम लोग ने थोड़ी सी बात करी है जी जी, कि डिसबैलेंस हार्मोन्स के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, तो ये हमारे जो यंगस्टर हैं, जो न्यू जनरेशन है, तो इनको कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर वो अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें, कहाँ उनमें कमियां आ रही हैं? पहली बात तो आप ये बताइए, बच्चों से चाहे कम एज की जो लड़कियां हैं, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है? किस बात का स्ट्रेस है? ये कोई एज है स्ट्रेस लेने वाली? अब आप अभी से इतना स्ट्रेस लेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे? जी जी, बाद में तो ये पूरी लाइफ बची है स्ट्रेस लेने के लिए। और अगर स्ट्रेस किसी भी बात का स्ट्रेस है तो उससे कोशिश करें मूव ऑन करने की, निकलने की बाहर कोशिश करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश करें। और सबसे पहले तो ये स्ट्रेस आ रहा है लोगों की लाइफ में, ये सोशल मीडिया की वजह से, जिसको नो डाउट हम किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि ये बिकॉज हम जो चीज़ नहीं पता है, हम सोशल मीडिया पे देख देख के हमें लग रहा है ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए, कंपैरिजन और ये बहुत सारी चीज़ें तो हम देख सोच के कि हमारे पास क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है इस एज ग्रुप का कि हमारे पास क्यों नहीं है ये चीज़, कैसे हम इसको पालें। तो स्ट्रेस होना अच्छी बात है, बट पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए, नेगेटिव स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिविटी आपकी बॉडी में जाएगी तो फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और प्रॉब्लम डिजीज़ का मतलब क्या है? नेगेटिविटी, आपकी बॉडी में नेगेटिविटी एंटर कर रही है।
तो अगर आप चाहते हैं इन सब स्ट्रेस ऐसी लाइफ में रहते हुए भी उस बीच में अपने आप को फ्री रखना सारे स्ट्रेस से, तो मैं यही बोलूँगी कि मॉर्निंग में सबसे पहले तो उठिए, अपना डेली रूटीन ठीक करिए, उठिए, पानी कम से कम ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी 1 ग्लास 5 ml कम से कम ज़रूर पीजिए। सुबह का पानी बहुत फ़ायदा करता है, वो बॉडी की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करता है, दूर करता है। दूसरी चीज़, कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करें, 5 मिनट अपने आप को दें, अपने शरीर को हेल्थ करने के लिए, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए 5 मिनट ज़रूर दें। उठते ही हमारा शुरू हो जाता है, आँख खुलती नहीं है कि स्ट्रेस शुरू तो वो नहीं करना है। थोड़ी देर उठें, पानी पिएं, खुद को रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें, जस्ट 5 मिनट्स। वो आपको बाकी बहुत सारी चीज़ों से, स्ट्रेस से दूर करेगा, क्योंकि यही स्ट्रेस है जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। और यही जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो बाकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ थोड़ा अपने डाइट पे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज, वर्कआउट। लड़कियों के लिए सबसे ज़रूरी है इस एज में वर्कआउट एक्टिविटी, जो कि आजकल ख़त्म हो चुकी है। देर से सोना, देर से उठना, जल्द टाइम से सोए, टाइम से उठें, सारी साइकिल सब कुछ सही हो जाएगा, सब अपने आप सही हो जाता है। बस थोड़ा सा अपनी केयर करें, बाकी चीज़ों से जाने ज़्यादा अपने थोड़ा सा केयर करना सीखें। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, वो आपको कोई और नहीं बताएगा, वो आपको खुद ही करनी होती है। थैंक यू मैम। आप लोग ने सुना कि आपकी जितने भी डिजीज हैं, जितनी भी परेशानियां, बीमारियां हैं, वो आधा से ज़्यादा आप खुद डेवलप करते हैं। और डेवलप कैसे होता है? स्ट्रेस से ही ये सारी बीमारियां एंटर करती हैं आपके बॉडी में, आपके माइंड में। पहले आपके माइंड के हेल्थ को बिगाड़ती हैं और फिर आपके शरीर में वो एंटर करके आपको बीमारियां देती हैं। तो दोस्तों, जैसा मैडम ने बताया कि अगर हम मॉर्निंग अपनी शुरुआत जैसे उठते हैं, 1 गिलास पानी 500 ml गुनगुने पानी से, थोड़ा सा हमको मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम, व्यायाम, जो भी आप कर सकते हैं, जिस तरह का कर सकते हैं, करना चाहिए। और इसके बाद आपको अगर स्ट्रेस भी लेना है, अगर आपका शौक है, ठीक है, रखना चाहिए, तो पॉजिटिव लीजिए। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आप अपना वर्क भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और बीमारियां भी दूर करते हैं। तो मैम, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आप आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि होम्योपैथ, आयुर्वेद या फिर एलोपैथ, ये पद्धतियाँ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि किससे आप सबसे ज़्यादा सेफ हो, आप जल्दी ठीक हो रहे हो, और कौन सी थेरेपी, कौन सी पद्धति आपके लिए किस बीमारी में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, और यंगस्टर जितने भी लोग हैं उनको बताइए कि आधी बीमारियां वो खुद छोड़ दे, लाइफ स्टाइल, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल दोनों चेंज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।